गुड इवनिंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया को शुरू किया था, यानी कि हम लोगों ने बात की थी भारत में शिक्षा के विकास की। और उसमें हम लोगों ने रैले कमीशन तक कवर कर लिया था, यानी कि हम लोगों ने पढ़ लिया था इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट तक। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन से, जिसको हम सैडलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो उसका पूरा नाम होगा सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। 1917 1919। ठीक, ये क्यों लिखा है अभी हम लोग बात करते हैं इसकी। ये जो सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन था, इसने पहली बार एजुकेशन के स्ट्रक्चर में फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म जो है वो रिफॉर्म्स लाने का काम किया। आज हम जिस 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम के रूप को देखते हैं, उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो इसी कमीशन ने हमको दी थी। हालांकि ये जो कमीशन था, इसका जो गठन किया गया था, इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया गया था। लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो इतनी वाइड थी, इतनी कॉम्प्रहेंसिव थी कि उन्हें पूरे भारत की यूनिवर्सिटीज पर लागू किया गया। 1917 में, ये जो 1917 है बेसिकली गठन का साल है, और 1919 में इसने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी। तो 1917 में लीड्स यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे डॉक्टर M.E. सैडलर, डॉक्टर M.E. सैडलर, ये लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इनकी चेयरमैनशिप में इस आयोग का गठन किया गया था। ये हमको ध्यान रखना है कि इसमें दो जो है वो इंडियन मेंबर्स भी शामिल थे। जो दो इंडियन मेंबर्स इसमें शामिल थे उनमें से एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, और दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। ठीक, ये दो इंडियन मेंबर्स थे इस कमीशन में। ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी और मेंस में भी, अगर आप आंसर में इसको डालेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि इस कमीशन को गठित किया गया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम्स की स्टडी करने के लिए, और उसकी स्टडी करने के बाद अपनी रिपोर्ट इसको सरकार को देनी थी। यहाँ पर ध्यान रखिए, एक चीज हमको ये पता होनी जरूरी है कि उस समय 10th जो क्लास होती थी उसको मैट्रिकुलेशन कहा जाता था। स्कूल जो होते थे वो केवल 10th तक पढ़ाते थे, लेकिन मैट्रिकुलेशन की जो एग्जाम होता था, यानी कि जो 10th का एग्जाम होता था, वो यूनिवर्सिटी जो थी वो कंडक्ट करवाती थी। बेसिकली क्या था कि ये जो 10th था या जो मैट्रिक था, उसको उस समय यूनिवर्सिटी में एंट्री करने का एंट्रेंस एग्जाम माना जाता था। और इसीलिए यूनिवर्सिटी जो होती थी वही इसका सिलेबस तय करती थी, वही इसकी कॉपीज को इवेल्युएट करती थी। जो 12th यानी कि इंटरमीडिएट था, उस वो 10th को पास करने के बाद जो 2 साल का कोर्स होता था वो कहा जाता था। आज भी है, लेकिन उस समय उसको इंटरमीडिएट नहीं कहा जाता था। उस समय उसको FA यानी कि फर्स्ट आर्ट्स, और अगर साइंस से कोई कर रहा है तो उसको FSC यानी कि फर्स्ट साइंस कहा जाता था। ये जो 12th की जो पढ़ाई होती थी, 11th और 12th की, ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में होती थी, और इसका जो एग्जाम था वो भी यूनिवर्सिटी ही कराता था। तो आज की तरह नहीं था, 10th का एग्जाम और 12th की जो भी चीजें थी वो यूनिवर्सिटी ही करवाती थी। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी और उसके जैसे जो इंस्टीट्यूट थे वो हजारों स्कूली जो स्टूडेंट थे उनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपीज को भी जांचने का काम करते थे, जिसके जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन था। ठीक, उनके पास वास्तविक रूप से जो हायर एजुकेशन थी, जो रिसर्च था और जो नॉलेज क्रिएशन था, उसके लिए ना तो उनके पास समय बचता था और ना ही रिसोर्सेज बचते थे, क्योंकि अधिकतर समय और अधिकतर रिसोर्सेज जो है वो इन्हीं स्कूली बच्चों की कॉपीज और एग्जाम्स वगैरह को कंडक्ट करवाने में चला जाता था। ठीक, तो आयोग ने जो एक कमीशन बना, सैडलर कमीशन, उसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पकड़ी कि जो यूनिवर्सिटीज है उन पर स्कूली स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा बर्डन है। इसलिए उसने सिफारिश की कि स्कूल की पढ़ाई जो है वो 12 साल की होनी चाहिए। आयोग ने ये एस्टिमेट किया कि अगर जो यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है, विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है, उसमें सुधार करना है, तो इसके लिए पहले जो माध्यमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन, उसके लेवल में सुधार लाना होगा। ठीक, 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन के बाद 2 साल की इंटरमीडिएट एजुकेशन को उसने कहा कि इसको यूनिवर्सिटी से अलग कर दिया जाए,
और इसके लिए हर प्रोविंस में एक अलग बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बनाने की रिकमेंडेशन उसने दी। तो रिकमेंडेशंस में अगर बात करें तो पहली रिकमेंडेशन क्या है, पहली सिफारिश क्या है कि 10th और 12th को यूनिवर्सिटी से अलग किया जाए, जिससे कि इनका जो बर्डन यूनिवर्सिटी के ऊपर आ रहा है वो ना पड़े। ठीक। दूसरी चीज कि हर प्रांत में यानी कि हर प्रोविंस में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बनाया जाए। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन का गठन किया जाए। ये इसकी रिकमेंडेशन थी। हिंदी में बोले तो माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड के गठन की सिफारिश इसने करी। फिर इसने कहा कि इंटरमीडिएट के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर डिग्री कोर्सेज यानी कि जो स्नातक जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं उसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल किया जाए। 12th के बाद ग्रेजुएशन यानी कि जो स्नातक है वो कितने साल का हो, 3 वर्ष का होना चाहिए। ठीक। 1854 का जो वुड डिस्पैच था, ठीक है, उससे जो यूनिवर्सिटीज है वो जो थी वो केवल एफिलिएटिंग बॉडीज बन गई थी, साथ ही साथ परीक्षा लेने वाली संस्थाएं बन गई थी। सैडल कमीशन ने इसकी बहुत जोर से वकालत करी कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको यूनिटरी, रेजिडेंशियल और टीचिंग कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी उनका जो स्वरूप है वो एकात्मक, आवासीय और शिक्षण होना चाहिए। साथ ही साथ सैडलर कमीशन ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पर्दा स्कूलों का समर्थन किया कि बहुत सारी महिलाएं जो थी वो पर्दा नशीन होती थी उस समय, तो उनके लिए पर्दा स्कूलों को बनाने का इसने समर्थन किया। साथ ही साथ टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट को खोलना, अप्लाइड साइंसेज और टेक्नोलॉजी के लिए भी यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश करने की रिकमेंडेशन इसने करी। ठीक। कर्जन ने 1904 के एक्ट के जरिए यूनिवर्सिटीज पर जो गवर्नमेंट कंट्रोल था वो बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया था। सैडलर कमीशन ने इसका ठीक उल्टा किया। सैडलर कमीशन ने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटीज को सरकारी जकड़न से फ्री करके ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए और सीनेट या सिंडिकेट का जो कंट्रोल है वो ब्यूरोक्रेट्स के बजाय जो एकेडमिशियंस हैं यानी कि जो शिक्षाविद हैं उनके हाथों में होना चाहिए। और सही भी है, शिक्षा से संबंधित चीजों में ब्यूरोक्रेसी का कोई जरूरत नहीं है, वो किसके हाथ में होना चाहिए, शिक्षाविदों के हाथ में होना चाहिए। और उसने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, उनको बनाते समय बहुत ज्यादा कठोर नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसे नियमों को कठोर बनाना चाहिए। आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1919 में सबमिट करी, 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी और 1919 में रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 1920 में सरकार ने सैडलर कमीशन की रिपोर्ट को सभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लागू करने का रिक्वेस्ट किया। उसने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि भाई सैडलर कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको आप सभी लोग लागू करिए। तो 1920 में प्रांतों से लागू करने को कहा गया। पीडीएफ मैंने दे दी है इसकी, उसमें छोटी छोटी बातें सारी जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक। अच्छा, अब यहां पर ये ध्यान रखें कि ये जो कमीशन है इसकी सिफारिशों का इतना गहरा असर हुआ कि 1916 से लेकर 1921 के बीच के जो 5 साल हैं, इन 5 सालों के अंदर भारत में कई नए और बहुत शानदार यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया। जैसे मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में एस्टैब्लिश की गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो 1916 में एस्टैब्लिश करी गई, पटना यूनिवर्सिटी 1917 में एस्टैब्लिश हुई, उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1918 में, अलीगढ़ मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है वो 1920 में, लखनऊ 1921 में, ढाका यूनिवर्सिटी 1921 में एस्टैब्लिश करी गई। जैसा हम लोगों ने बात की कि जो सैडलर कमीशन थी उसने अपनी रिपोर्ट 1919 में सबमिट करी और आपको पता होगा कि इसी 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी कि 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो भी 1919 में ही आया था। और ये जो 1919 का ये वाला एक्ट था इससे जो प्रोविंसेस थी उसमें डायरकी यानी कि द्वैध शासन जो है वो लागू किया गया था।
एजुकेशन को प्रोविंशियल जो लिस्ट है उसमें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाल दिया गया था, यानी कि जो एजुकेशन है वो स्टेट यानी कि प्रोविंसेस का सब्जेक्ट हो गया था। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अब जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर जो भारतीय मंत्री थे उनके कंधों पर आ गई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इंडियन मिनिस्टर्स के कंधों पर आ गई थी, जिससे एजुकेशन का और ज्यादा इंडियनाइजेशन यानी कि भारतीयकरण हुआ। ठीक, ये हमारा सैडलर कमीशन है। सैडलर कमीशन के बाद 1929 में आएगी हमारी हार्टोग कमेटी। तो हम लोग बात करते हैं अगली कमेटी की, जिसका नाम है हार्टोग कमेटी। ठीक, हार्टोग कमेटी जो है वो 1929 की है, हिंदी में हार्टोग समिति। जैसे हम लोगों ने बात करी कि 1919 का जो एक्ट था उसने डायरेक्टी को इंट्रोड्यूस किया था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में डायरेक्टी के आने के बाद जब एजुकेशन का जो पावर है वो इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में आ गया, तो देश भर में स्कूलों और कॉलेजों की बाढ़ आ गई थी। लेकिन फंड्स की कमी थी, और इन फंड्स की यानी पैसे की कमी की वजह से जो एजुकेशन है उसका लेवल बुरी तरीके से गिर गया। ये जो लेवल गिरा एजुकेशन का, इस गिरावट की जांच करने के लिए साइमन कमीशन ने सर फिलिप हर्टोग की चेयरमैनशिप में एक ऑक्सिलरी कमेटी यानी कि एक सहायक समिति का गठन किया। तो ये हमको ये ध्यान रखना है कि हर्टोग कमेटी जो है वो किसकी अध्यक्षता में थी, तो वो थी सर फिलिप हर्टोग की अध्यक्षता में। ठीक, और ये जो थी वो थी साइमन कमीशन की एक सहायक समिति, ऑक्सिलरी कमेटी थी। हर्टोग कमेटी की जो सबसे बड़ी फाइंडिंग थी वो थी वेस्टेज और स्टैग्नेशन की, यानी कि अपव्यय और ठहराव की। वेस्टेज की बात करें अगर, तो इसका मतलब था कि जो बच्चा है वो प्राइमरी एजुकेशन पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ दे रहा था, यानी कि कक्षा 1 या 2 के बाद ही वो स्कूल छोड़ देता है, जिससे उसके ऊपर खर्च हुआ जो समय है, जो पैसा है, वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, और वो बच्चा जो है वो दोबारा से इलिटरेट हो जाता है। दूसरी जो प्रॉब्लम उसने पकड़ी वो थी स्टैग्नेशन की, यानी कि ठहराव की। इसका मतलब ये था कि एक ही क्लास में एक से ज्यादा वर्ष तक किसी बच्चे का फेल होकर रहना, तो उसमें ठहराव आ गया। रिकमेंडेशंस की बात करें, यानी कि जो सिफारिशें थी, अगर हम लोग उसकी बात करें कि इसने क्या सिफारिशें दी, क्या रिकमेंडेशंस दी, तो उसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले इसने कहा कि भाई प्राइमरी एजुकेशन को आप मजबूत करिए। कमेटी ने कहा कि नए प्राइमरी स्कूल्स खोलने की जो होड़ है, जो उनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो उनकी मस्टूमिंग हो रही है, उसको बंद किया जाए। इसके बजाय नए स्कूल खोलने के बजाय जो स्कूल पहले से ही हैं उन्हें मजबूत किया जाए। तो पहली रिकमेंडेशन थी कि नए स्कूल ना खोलें, बल्कि उनकी जगह पहले से मौजूद पुराने स्कूलों को ही मजबूत किया जाए। ये इसकी पहली रिकमेंडेशन थी। दूसरा, यहाँ पर उसने वोकेशनल डाइवर्जन की बात करी। ये कमीशन जो है उसने कहा कि जो मिडिल स्कूल मतलब 8वीं कक्षा के बाद ही जो छात्र हैं उनकी छटनी कर दी जाए, उनका फिल्ट्रेशन कर दिया जाए। जो बच्चे एकेडमिकली कमजोर हैं, अकादमिक रूप से कमजोर हैं, उनको भेजा जाए वोकेशनल ट्रेनिंग में, जहां पर वो इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे, जिससे कि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद वो कुछ काम धंधा कर सकें, बेरोजगार ना घूमे। तो यहाँ पर क्या किया गया, जो कमजोर बच्चे हैं उन्हें दिया जाए वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब औद्योगिक या व्यवसायिक प्रशिक्षण, जिससे कि वो बेरोजगार ना घूमे। ठीक, उसने कहा कि यूनिवर्सिटीज में केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए, उन्हीं बच्चों को एडमिट किया जाए जो योग्य हैं। ठीक, हर किसी को डिग्री कॉलेज में दाखिला ना मिले, जिससे कि जो हायर एजुकेशन है उसका जो स्तर है वो बना रहे। यानी कि जो योग्य बच्चे हैं, योग्य बच्चों को ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाए।
ठीक। ये जो कमेटी थी वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक चाल भी थी। इसके जरिए अंग्रेज ये साबित करना चाहते थे कि जब से जो एजुकेशन है वो इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में आई है, तब से एजुकेशन का जो लेवल है वो गिर गया है। जबकि असलियत ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनेंस, जो कि एक रिजर्व्ड सब्जेक्ट था, अपने पास रखा हुआ था। वहां से फंड जो है वो रिलीज नहीं होता था, और इस वजह से पैसे की कमी से जो भारतीय मंत्री होते थे वो एजुकेशन में कुछ सुधार कर ही नहीं पा रहे थे। इस वजह से जो एजुकेशन का लेवल है वो गिरता चला जा रहा था। लेकिन इन्होंने इसका ठिकरा भी इंडियन मिनिस्टर्स के सर पर फोड़ने की कोशिश की, जिससे कि वो उनको कमतर साबित कर सके। ठीक। तो ये हर्टोग कमीशन था। हर्टोग कमीशन के बाद हमारे पास आता है वर्धा स्कीम। ठीक है। वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इसका पूरा नाम है। ठीक है। आधारभूत शिक्षा की वर्धा योजना तो 1937 की है, और हम जानते हैं वर्धा से किसका संबंध है, महात्मा गांधी का संबंध है। तो ये जो शिक्षा है, या जो ये जो योजना है, ये महात्मा गांधी से संबंधित है। इसको हम ये बोलते हैं कि ये महात्मा गांधी की योजना थी। तो जो महात्मा गांधी की वर्धा शिक्षा योजना या वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 थी, इसने नई तालीम या बेसिक एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको नई तालीम या बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है। ठीक है। गांधी जी ने 1937 में अपनी एक जो मैगजीन थी जिसको पब्लिश करते थे, इसका नाम था हरिजन, उसमें अपने शिक्षा से संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया था। किसमें? हरिजन मैगजीन में अपने शिक्षा से संबंधित विचारों को प्रस्तुत किया था, जिसका मूल मंत्र ये था कि शिक्षा के माध्यम से ही नहीं बल्कि उत्पादन के माध्यम से भी सीखा जाए, यानी कि लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। ठीक। क्या था मतलब? लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क। गांधी जी का मानना था कि केवल किताबी ज्ञान जो है वही शिक्षा नहीं है, बल्कि जो पर्सन है उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास ही जो है वो रियल एजुकेशन है। यानी कि उनका जो जोर था वो केवल किताबी ज्ञान पर नहीं था, बल्कि उनका जोर था शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की। ठीक। अब यहाँ पर इनकी जो स्कीम थी इसकी कुछ विशेषताएं थी। जैसे उन्होंने ये कहा कि 7 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री, यानी कि निशुल्क एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने ये कही कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी कि जो मीडियम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, वो केवल मदर टंग होनी चाहिए। माध्यम जो शिक्षा का वो क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। गांधी जी ने अंग्रेजी शिक्षा को बौद्धिक गुलामी कहा था, इंटेलेक्चुअल स्लेवरी बोला था। तीसरी चीज उन्होंने ये कहा था कि जो भी सिलेबस हो उसका जो बेस होना चाहिए वो हस्तशिल्प होना चाहिए, क्राफ्ट सेंटर्ड होना चाहिए, जैसे कताई, बुनाई, खेती, बागवानी और लकड़ी का काम। ठीक। अब इसमें बच्चे जो कुछ भी सीखेंगे वो इस क्राफ्ट के माध्यम से ही सीखेंगे, जैसे गणित, नाप जोक के जरिए वो गणित सीखेंगे। एग्रीकल्चर जब उनको सिखाया जाएगा तो वो साइंस सीखेंगे। ठीक। तो उनका ये कहना था कि भाई जब ये काम करेंगे तो वो विज्ञान भी सीख जाएंगे, जो है वो गणित भी सीख जाएंगे और हस्तशिल्प भी सीख जाएंगे, जिससे कि वोकेशनल और एकेडमिक जो पढ़ाई है वो लगभग एक साथ हो जाएगी। तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? हस्तशिल्प केंद्रित, कि हुनर भी आ जाए और चीजें भी सीख जाए। ठीक। तीसरी, सॉरी, जो चौथी चीज है वो है आत्मनिर्भरता। ये गांधी जी की ये जो स्कीम थी इसका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा रिवॉल्यूशनरी पॉइंट था। गांधी जी का मानना था कि स्कूलों को अपने स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री करके अपनी लागत निकालनी चाहिए, यानी कि बच्चों को जब वो फ्री पढ़ाएंगे तो खर्चा कहाँ से आएगा? तो बच्चे हस्तशिल्प से जो भी बनाएंगे उसको बेच कर जो स्कूल है वो अपनी लागत जो है वो निकाले।
ठीक। वर्धा सम्मेलन 1937 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने सिलेबस को तैयार करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, डॉक्टर जाकिर हुसैन की चेयरमैनशिप में एक समिति का गठन किया था। ये जो समिति है, इस समिति ने बेसिक एजुकेशन का जो ड्राफ्ट तैयार किया था, वो ड्राफ्ट गांधीवादी विचारों को प्रैक्टिकल रूप दे रहा था। ठीक। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो गांधी जी की जो स्कीम थी, वो बेसिकली मैकाले की जो एजुकेशन सिस्टम था उसको सीधी चुनौती थी। ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी का जो सिंगल ऑब्जेक्टिव था, एकमात्र उद्देश्य था, वो ऐसे क्लर्क या बाबू तैयार करना था जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की सेवा कर सके। जबकि गांधी जी की योजना का उद्देश्य ऐसे आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना था जो गांव के विकास में योगदान दे और अपने पैरों पर खड़े हों। ठीक। अब ये जो योजना थी उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। ठीक। पहली चीज, इस योजना की लिमिटेशन ये थी कि इसमें व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकलिटी की कमी थी। स्कूलों के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचकर, अपने बच्चों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को बेचकर आत्मनिर्भर बनना इकोनॉमिकली इम्प्रैक्टिकल साबित हुआ। ठीक। दूसरी चीज, भारत में ऐसे शिक्षकों की कमी थी जो क्राफ्ट और एजुकेशन दोनों में पारंगत हो। ठीक। तीसरी चीज यहां पर कमी ये थी कि ये एक ऐसे समय में हो रहा था जब दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी। तो जब दुनिया औद्योगिकरण की ओर बढ़ रही थी, तब गांधी जी कुटीर उद्योगों पर जोर दे रहे थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पर जोर दे रहे थे, जो उस समय के डेवलपिंग इंडिया, प्रगतिशील भारत के साथ मेल नहीं खा रहा था। तो यहाँ पर इसमें कुछ अच्छी बातें उन्होंने बताई, लेकिन ये उस समय की इंडिया के साथ मेल नहीं खा पाया। फिर है हमारी सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। सार्जेंट प्लान, ये जो सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन था, ये 1944 का था। अब हम जानते हैं 1947 में तो अंग्रेज चले गए थे। तो ये सार्जेंट प्लान जो था, ये इंडियन एजुकेशन की हिस्ट्री में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पेश किया गया अंतिम और सबसे ज्यादा कॉम्प्रहेंसिव प्लान था। इसे रिपोर्ट ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। हिंदी में अगर बोले तो युद्धोत्तर शैक्षिक विकास रिपोर्ट भी कहा जाता है। युद्धोत्तर शैक्षिक विकास रिपोर्ट भी कहा जाता है, यानी कि रिपोर्ट ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक। केंद्रीय शिक्षा मंत्रणा मंडल यानी कि CABE की मार्गदर्शन में इसको बनाया गया था। और बनाया किसने था? उस समय के जो एजुकेशनल कंसल्टेंट थे, जॉन साल्जेंट, उन्होंने इसको तैयार किया था। ठीक। जॉन साल्जेंट की लीडरशिप में बनी ये जो प्लान था, वो ब्रिटिश जो एरा था उसमें एजुकेशनल पॉलिसी का एक स्वान सॉन्ग था। अब स्वान सॉन्ग क्या होता है? स्वान सॉन्ग का मतलब होता है किसी का जो फाइनल एक्ट होता है, या फाइनल परफॉर्मेंस होती है, या फाइनल वर्क होता है, उसको हम स्वान सॉन्ग बोलते हैं। क्योंकि अंग्रेज जा रहे थे, तो एजुकेशन की फील्ड में ये उनका क्या है, ये उनका लास्ट प्लान था, इसीलिए इसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग बोलते हैं। ठीक। इस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट जो टारगेट था, वो था भारत में अगले 40 सालों के अंदर इंग्लैंड जैसी एजुकेशनल सिस्टम को, शिक्षा व्यवस्था को लागू करना। ठीक। सार्जेंट प्लान ने एजुकेशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया? तो पहली कैटेगरी थी प्री प्राइमरी। स्वान सॉन्ग यानी कि SWANSONG, ये स्वान सॉन्ग है। ठीक। तो हम बात कर रहे थे प्री प्राइमरी, हिंदी में बोलते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा। ये जो था, ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक। फिर दूसरी कैटेगरी थी बेसिक एजुकेशन। ठीक है, यानी कि बुनियादी शिक्षा। ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए थी। और ये क्या थी? ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन थी। फिर आती है हाई स्कूल। अगली कैटेगरी क्या है? हाई स्कूल की कैटेगरी है। यहां पर इसका टारगेट जो थे, वो 11 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे थे। और इसमें 2 स्ट्रीम्स बना दी गई थी। एक स्ट्रीम थी एकेडमिक, और दूसरी स्ट्रीम थी हमारे पास टेक्निकल या वोकेशनल। ठीक। टेक्निकल
या वोकेशनल। इसके बाद थी हमारे पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि विश्वविद्यालयी शिक्षा। सार्जेंट कमीशन ने भी सैडलर कमीशन की तरह इंटरमीडिएट जो कक्षा है, इंटरमीडिएट जो क्लास है, उसको हटाने और ग्रेजुएशन डिग्री को 3 साल करने का सुझाव दिया था। ये जो योजना थी, इसके अगर हम स्पेशल फोकस की बात करें तो इस प्लान ने फिजिकल एजुकेशन, मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं उनकी एजुकेशन और टीचर्स ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा जोर दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट कर लीजिए कि इसने फिजिकल एजुकेशन, मेंटली जो रिटार्डेड या मेंटली रूप से विकलांग जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन और टीचर्स ट्रेनिंग पर जोर दिया था। ये पहली बार था जब इतने सिस्टमैटिक तरीके से टीचर्स की सैलरी और टीचर्स के सम्मान की बात की गई थी। जो सार्जेंट प्लान था उसको इतिहासकारों ने टू लिटिल और टू लेट का दर्जा जो है वो दिया, यानी कि बहुत कम और बहुत देर से आई हुई योजना के रूप में इसको देखा गया। क्योंकि 1944 तक भारत की जो इंडिपेंडेंस है वो लगभग जो थी वो निश्चित हो सकी थी, और क्योंकि ये प्लान अगले 40 साल की एक लॉन्ग टर्म पीरियड का टारगेट तय करता था और अंग्रेज तो अगले 3 सालों में जाने वाले थे, तो एक ऐसी सरकार के लिए जो जाने वाली थी उसके लिए पूरी तरीके से इम्प्रैक्टिकल स्कीम थी, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि उनका केवल ये एक दिखावा था। इसके अलावा इस प्लान को लागू करने के लिए जो बड़ा अमाउंट चाहिए था, बड़ा फंड चाहिए था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था ही नहीं, और ना ही वो उस समय इंडिया की एजुकेशन पर इतना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थे, क्योंकि वो तो जाने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि ये जो प्लान था ये ब्रिटिश एरा में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चरल रिकमेंडेशंस थी वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, बहुत ज्यादा प्रभावशाली थी। आजाद भारत का जो पहला शिक्षा आयोग था, जैसे राधा कृष्णन आयोग जो 1948 में बना था, कोठारी आयोग जो 1964 में बना था, उसने अपनी कई सारी रिकमेंडेशन जो है वो इसी सार्जेंट योजना के ड्राफ्ट से ही उठा ली। जैसे उनकी रिकमेंडेशन 10+2+3 का जो स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, हायर एजुकेशन के जो टारगेट्स इन कमिटीज ने बताए, कौन सी कमीशन ने, राधा कृष्णन कमीशन और कोठारी कमीशन जो 1948 और 1964 थे, वो यहीं से उठाए गए। हम अपने अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात जो सार्जेंट कमीशन ने कही थी वही देखने को हमको मिलती है। बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 45 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, और बाद में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000 ने उसका जो बेस है वो भी यहीं से आया। ठीक है ना। तो ये जो है इसने बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाला, बना तो अंग्रेजों के समय में था, लेकिन भारत के आजाद होने के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी इसका असर हमको देखने को मिलता है। तो ब्रिटिश एरा का ये लास्ट प्लान था, और इसी के साथ हमारा ये वाला जो सेगमेंट है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में एजुकेशन का वो हमारे यहाँ पर फिनिश होता है। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इसको इतना रखते हैं, अगले वीडियो अगली क्लास में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।